क्लास से शुरुआत करते हैं। और पहला क्लास जैसे कि हमने डिस्कस किया था डायरेटिक्स में, जो आपके पीसीटी में काम करते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो अब याद करिए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कौन सा क्लास काम करता है, जिसके बारे में हमने डिस्कस करा था। दैट क्लास इज कॉल्ड एज कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। तो ये जो क्लास है इसे हम कहते हैं कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, और इसका शॉर्ट फॉर्म मैं यूज़ करूँगा हमेशा कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। अब देखिए कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स कैसे काम करेंगे, उसके लिए पहले थोड़ा सा हमें फिजियोलॉजी देखना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप फिजियोलॉजी नहीं समझेंगे तब तक फार्माकोलॉजी समझ में नहीं आएगा। तो पीसीटी में होता क्या है वो समझना है हमें। तो सपोज ये आपका पीसीटी का ल्यूमन है, सपोज ये आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का ल्यूमन है, और ये एक एपिथेलियल सेल है। तो ल्यूमन के साथ जो एपिथेलियल सेल है ये, अब आप समझने की कोशिश करिए कि आपके ल्यूमन में सोडियम भी फिल्टर होके आता है और बाइकार्बोनेट भी फिल्टर होके आता है। तो ये दो चीज़ों का मैं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ल्यूमन में क्लोराइड भी आता है, ग्लूकोज भी आता है, सब आते हैं, पर ये दो चीज़ें सोडियम और बाइकार्बोनेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीटी के लिए, और कार्बनिक एनहाइड्रेज का यहाँ कुछ रोल है। वो क्या है देखो, पहली बात ये समझो कि मैंने आपको समझाया था कि हमारी बॉडी सोडियम को रीअब्जॉर्ब करती है, बाइकार्बोनेट को भी रीअब्जॉर्ब करती है। कैसे? उसके लिए हमें एक एंजाइम चाहिए जो आपके ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम में होता है, उसे हम कहते हैं कार्बनिक एनहाइड्रेज। तो ये जो एंजाइम है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम में कार्बनिक एनहाइड्रेज, ये क्या करेगा, ये आपके बाइकार्बोनेट को तोड़ेगा बाइकार्बोनेट को, और तोड़ करके उनमें से बनाता है दो चीज़ें। बाइकार्बोनेट को तोड़ेगा और उसमें से बनाएगा दो चीज़ें, एक बनाएगा वाटर और दूसरा बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो बाइकार्बोनेट आया आपके ल्यूमन में, कार्बनिक एनहाइड्रेज ने बाइकार्बोनेट को तोड़ा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ताकि ये आसानी से आपके एपिथेलियल सेल्स में वापस चले जाएं, आपके बॉडी में वापस चले जाएं। तो आप समझो इसकी वजह से हुआ क्या, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वापस आ गए। अब अंदर जैसे ही आएंगे इन दोनों के ऊपर फिर से वही एंजाइम काम करेगा कार्बनिक एनहाइड्रेज पर। दोनों में अंतर है, वो ल्यूमन में था, ये सेल के अंदर है, और जो सेल वाला है वो ल्यूमन के अपोजिट में काम करता है। ल्यूमन वाला क्या कर रहा था, बाइकार्बोनेट को तोड़ करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था। साइटोप्लाज्म सेल वाला ये क्या करेगा, ये उल्टा करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ करके क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट बनाएगा। तो ये एक मैकेनिज्म है हमारी बॉडी की जो हमें बाइकार्बोनेट को लूज नहीं करने देता। आगे देखते हैं, ये बाइकार्बोनेट टूटता है एक प्रोटॉन आयन में और कार्बनिक एसिड बनता है इससे, और ये आपकी बॉडी में रिटेन हो जाता है, ये बॉडी में चला जाता है, पर जो प्रोटॉन है वो सेल में रहता है। अच्छा आप समझो इस बात को, ये प्रोटॉन हमें इस सेल में क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ एक पंप है, यहाँ पे एक पंप है, और ये जो पंप है इसे हम कहते हैं सोडियम प्रोटॉन एक्सचेंजर। सोडियम प्रोटॉन एक्सचेंजर का मतलब क्या होता है, दोनों आपस में सोडियम और प्रोटॉन को एक्सचेंज करते हैं। कैसे? एक प्रोटॉन बाहर जाएगा, लेकिन उस एक प्रोटॉन के बाहर जाने के लिए एक सोडियम अंदर आना चाहिए। तो जब प्रोटॉन होगा तभी सोडियम अंदर आएगा। तो प्रोटॉन बाहर चला गया, सोडियम अंदर आ गया। इनफैक्ट आप इस बात को समझिए कि पूरे नेफ्रॉन में मैक्सिमम सोडियम का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो पीसीटी में होता है। तो ये एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था, सबसे ज़्यादा सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम कहाँ पर होता है, पीसीटी में। अब ये बात मैंने आपको पहले बताया था कि जो पीसीटी में वाटर भी रीएब्जॉर्ब होता है, राइट। तो जितना सोडियम अंदर जाएगा उसके पीछे पीछे उतना पानी भी जाएगा, तो सोडियम और वाटर दोनों रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो अंत में अगर आप देखें तो कार्बनिक एनहाइड्रेज का काम क्या है कि सोडियम को अंदर ले जाए, पानी को अंदर ले जाए, बाइकार्बोनेट को भी अंदर ले जाए। अब इसी चीज़ को हमें ब्लॉक करना है डायरेटिक इफेक्ट पाने के लिए। तो हम किसे ब्लॉक करेंगे, देखो ध्यान से, कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जब हम देंगे तो वो इस कार्बनिक एनहाइड्रेज को भी ब्लॉक कर देगा, वो इस कार्बनिक एनहाइड्रेज को भी ब्लॉक कर देगा, दोनों ब्लॉक हो जाएंगे। पर ल्यूमन में क्या होगा, जब कार्बनिक एनहाइड्रेज ब्लॉक होगा तो आपका बाइकार्बोनेट टूटेगा नहीं और इससे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेंगे। तो ल्यूमन में क्या बढ़ गया, बाइकार्बोनेट। तो ये आप याद रखिएगा, आपके यूरिन में क्या बढ़ जाएगा, यूरिन में बाइकार्बोनेट बढ़ जाएगा। अब अंदर की तरफ चलते हैं, अगर मैंने सेल में कार्बनिक एनहाइड्रेज को ब्लॉक कर दिया तो ये जो बाइकार्बोनेट बना रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल करके, वो नहीं बनेगा। मतलब आगे की तरफ हम जाएं तो प्रोटॉन भी नहीं बनेगा। भाई जब प्रोटॉन है ही नहीं तो प्रोटॉन बाहर नहीं जाएगा, और अगर प्रोटॉन बाहर नहीं गया तो सोडियम अंदर नहीं आएगा, सोडियम अंदर नहीं आया तो वाटर भी अंदर नहीं आएगा। मतलब आपके यूरिन में क्या बढ़ गया, सोडियम और वाटर। तो यूरिन में कुल मिलाकर के क्या क्या बढ़ जाएगा, बाइकार्बोनेट बढ़ जाएगा, वाटर बढ़ जाएगा, सोडियम बढ़ जाएगा। तो ये जो इफेक्ट है इसे हम क्या कहते हैं, डायरेटिक इफेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको आगे समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर से जो सोडियम का लॉस होगा यूरिन में, वो सोडियम आगे जाएगा। और ये बात मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जैसे ही आप कलेक्टिंग डक्ट में आएंगे, तो ये फ़र्ज़ करो हम कलेक्टिंग डक्ट में पहुँच चुके हैं, पहले पीसीटी था,
तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा, ये सोडियम रीएब्जॉर्ब होगा और इसके लिए कलेक्टिंग डक्ट में एक पंप होता है जिसे हम कहते हैं इनैक या एपिथेलियल सोडियम चैनल। तो जब ये सोडियम अंदर जाएगा तो वो सोडियम क्या करेगा, यहाँ पे दो पंप्स को एक्टिवेट कर देगा। एक पंप जो यहाँ पे एक्टिवेट होता है उसे हम कहते हैं प्रोटॉन एटीपेस, और प्रोटॉन एटीपेस एक्टिवेट होने की वजह से प्रोटॉन्स का लॉस होना शुरू हो जाएगा। दूसरा पंप जो यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं, ये दूसरा पंप जो एक्टिवेट होगा यहाँ पर उसे हम कहते हैं रॉम्क, ये पोटाशियम चाव है। तो इसकी वजह से क्या होगा, पोटाशियम का लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही सोडियम आएगा ल्यूमेन में, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा कलेक्टिंग डक्ट में और उसकी वजह से प्रोटॉन और पोटाशियम दोनों का लॉस होना शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक चीज़ आप समझो कि जब आप इन ड्रग्स को देंगे तो प्रोटॉन का लॉस होगा, मतलब आपकी बॉडी में क्या कम हो गया, प्रोटॉन कम हो गया। और प्रोटॉन का कम होना, प्रोटॉन क्या है, एसिड है। प्रोटॉन का कम होना, जब एसिड कम होगा तो ये जितने भी डाययूरेटिक है एक साइड इफेक्ट करेंगे और उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक एल्कालोसिस। तो दोस्तों आपको ये समझना है कि मेटाबॉलिक एल्कालोसिस कौन से डाययूरेटिक करेंगे। भाई जो भी सोडियम को भेजेगा, जो भी कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम को भेजेंगे वो करेंगे। कौन कौन से हैं, कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, लूप डाययूरेटिक्स और थायजाइड्स। पर तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ आपके लूप डाययूरेटिक्स और थायजाइड्स। तो ये जो ड्रग्स हैं ये मेटाबॉलिक एल्कालोसिस करेंगे। पर यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इधर से प्रोटॉन का लॉस हो रहा है जो कि एसिड है, इधर से बाइकार्बोनेट का लॉस हो रहा है जो कि क्या है, एल्कली है। तो यहाँ पे कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स में क्योंकि बाइकार्बोनेट का लॉस होता है तो ये मेटाबॉलिक एल्कालोसिस नहीं करते, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करते हैं। तो ये एक अंतर है जो आपने समझना है। लूप डाययूरेटिक्स थायजाइड्स करेंगे मेटाबॉलिक एल्कालोसिस क्योंकि सोडियम को भेज रहे हैं, कार्बनिक एनहाइड्रेस सोडियम को भेजेंगे जरूर पर फिर भी वो क्या करेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि वो बाइकार्बोनेट का लॉस ज़्यादा कराते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें, पोटेशियम का लॉस हो रहा है यहाँ पे, और पोटेशियम के लॉस होने की वजह से क्या होगा, हाइपोकैलेमिया होगा। तो हाइपोकैलेमिया तो पहले समझाया था मैंने आपको, हाइपोकैलेमिया होगा तो यहाँ पे लूप डाययूरेटिक्स, थायजाइड्स और कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स तीनों करेंगे हाइपोकैलेमिया। तो ये पहले समझा चुका हूँ मैं आपको, ये तीनों हाइपोकैलेमिया करेंगे। बट थोड़ा सा हमने मेटाबॉलिक प्रोफाइल भी देखा कि जो थायजाइड्स और लूप डाययूरेटिक्स है वो क्या करेंगे, मेटाबॉलिक एल्कालोसिस करेंगे, पर जो कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स है वो क्या करेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करेंगे। अब एक और चीज़ अपने को समझना है यहाँ पे कि कलेक्टिंग डक्ट में एमोनिया भी एक्सक्रीट होता है। कलेक्टिंग डक्ट में एमोनिया एक्सक्रीट होता है और इस एमोनिया के एक्सक्रीशन को भी ब्लॉक कर देते हैं कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। एमोनिया के एक्सक्रीशन को ब्लॉक करते हैं, मतलब कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स जब भी आप देंगे तो बॉडी में क्या बढ़ जाएगा, एमोनिया बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये स्टोरी है जो मैंने आपको समझाया कि जब भी हम कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स देंगे तो क्या होगा। यूरिन में क्या क्या बढ़ेगा, देखो पहले एक बार रिवाइज करते हैं फिर से। यूरिन में क्या क्या बढ़ेगा, सोडियम बढ़ेगा, वाटर बढ़ेगा, बाइकार्बोनेट बढ़ेगा। बाइकार्बोनेट बढ़ने की वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। आगे चढ़ते हैं, आगे देखो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में आया, प्रोटॉन का लॉस होगा पर ये मेटाबॉलिक एल्कालोसिस नहीं करेंगे क्योंकि बाइकार्बोनेट का लॉस ये पहले से करा रहे हैं। लेकिन पोटेशियम का लॉस कराएंगे तो क्या होगा, कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स क्या करेंगे, हाइपोकैलेमिया करेंगे। दूसरी तरफ एमोनिया के एक्सक्रीशन को ब्लॉक करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपर एमोनीमिया होगा। तो दोस्तों इस डायग्राम में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि इन ड्रग्स को देने से होता क्या है। अब इसको हम समराइज करेंगे कि इन ड्रग्स को देने की वजह से क्या होता है, कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स को देने की वजह से क्या होता है। तो देखिए समराइज करने का तरीका बड़ा ही अनोखा है। पहले हम देखेंगे इफेक्ट क्या है और उस इफेक्ट की वजह से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनका यूजेस क्या है या साइड इफेक्ट क्या है या कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। राइट, एक के बाद एक। तो अब समझो इस बात को, इनका इफेक्ट क्या होगा। ये जो ड्रग्स हैं ये मिनिमल लॉस करते हैं, बिकॉज अ मिनिमल लॉस ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर। तो जो सॉल्यूट और वाटर का लॉस है वो मिनिमल क्यों है इनके साथ। देखो मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे बताया था, थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ, कि यहाँ पे मैक्सिमम सोडियम रीएब्जॉर्ब होता है पर मैक्सिमम सोडियम का लॉस नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो भी सोडियम यहाँ से जाता है वो आपके थिक एसेंडिंग लिम्ब और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो पहले आपको याद है, बताया था मैंने आपको कि थिक एसेंडिंग लिम्ब में और डीसीटी में बहुत सारा सॉल्यूट एब्जॉर्ब होता है। तो भले ही मैं पीसीटी में से रीएब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर दूंगा लेकिन आगे चल करके भाई ये तो खा जाएंगे उसको, तो बॉडी में से बाहर जाएगा नहीं जाएगा। दैट इज़ द रीज़न व्हाई इनके साथ जो लॉस है दैट इज़ ऑफ सोडियम एंड वाटर वो बहुत ही कम है। और मैं ये कह सकता हूँ कि असल में ये बहुत ही कमज़ोर पुअर डायूरेटिक हैं और इसीलिए इनको यूज़ नहीं किया जाता। दे आर नॉट यूज्ड फॉर डायूरेसिस।
तो पानी को बाहर निकालने के लिए ये इतने सक्षम नहीं है, इसलिए हम यूज़ नहीं करते, बट इनके दुनिया भर के यूजेस हैं क्योंकि ये कार्बनिक एनहाइड्रेस को ब्लॉक करते हैं। तो क्या यूजेस हैं समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये बॉडी में क्या करते हैं। बॉडी में क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यूरिन में बाइकार्बोनेट को लॉस करा रहे हैं, मतलब बॉडी में बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई बाइकार्बोनेट अगर यूरिन में से बाहर चला जाएगा तो बॉडी में कम हो जाएगा, और बाइकार्बोनेट जब बॉडी में कम हो जाएगा तो इससे अपन को साइड इफेक्ट क्या मिलेगा। भाई एल्कली अगर कम हो गया तो एसिड बनेगा, तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा डायूरेटिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस करता है, ये करते हैं, राइट। अब ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर करेंगे तो दोस्तों इससे आप इनके यूज़ का पता लगा लो, कहाँ यूज़ हो सकते हैं। हम इनको यूज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक alkalosis, treatment of metabolic alkalosis as well as respiratory alkalosis। तो मेटाबॉलिक एल्कालोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस में आप ट्रीटमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए जो ड्रग हम यूज़ करते हैं कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, उस ड्रग का नाम है एसेटाजोलामाइड, जिसको आप ओरल रूट से या इंट्राविनस रूट से भी दे सकते हैं। सो एसेटाजोलामाइड क्या है, कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है, और इसके नाम पे भी आपको सवाल आता है कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर का नाम क्या है। हमेशा हमेशा वो ड्रग जो आपके ऑप्शन में रहेगा वो एसेटाजोलामाइड है। हालांकि और भी ड्रग हैं, मेथाजोलामाइड और वो सब ड्रग्स हैं, पर यही ड्रग सबसे कॉमनली यूज़ होता है और इसी पे सवाल आता है। तो ये हुआ बॉडी का बात। अब बात करते हैं यूरिन का। वहीं पे अगर हम यूरिन की बात करें तो यूरिन में बाइकार्बोनेट बढ़ जाता है। भाई यूरिन में बाइकार्बोनेट बढ़ जाता है, बाहर चला जाता है, तभी तो बॉडी में कम हो जाता है। तो यूरिन में जब बाइकार्बोनेट बढ़ जाएगा तो यूरिन क्या हो जाएगा, यूरिन अल्कलाइन हो जाएगा। भाई बाइकार्बोनेट एक बेस है, और क्योंकि एक बेस है तो यूरिन क्या हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा। और अल्कलाइन यूरिन में क्या होता है, जब भी कोई भी जो सॉल्वेंट है अल्कलाइन हो जाता है तो उसमें जो कैल्शियम सॉल्ट है वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, वो सॉल्युबल नहीं रहते। तो इससे आप साइड इफेक्ट का पता लगा सकते हैं। ये क्या करेंगे, कैल्शियम स्टोन्स करेंगे। तो जब भी आप कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स को देंगे तो इससे कैल्शियम स्टोन्स होगा। इसको हम क्या कहते हैं, किडनी में स्टोन होना, इसके लिए एक टर्म है, और उस टर्म को हम कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस। तो ये क्या करेंगे दोस्तों, नेफ्रोलिथियासिस कर सकते हैं। पर इसी से हम इनका एक यूज़ निकाल सकते हैं, और वो यूज़ है सिस्टीन यूरिया। तो ये एक स्टोन करते हैं लेकिन सिस्टीन यूरिया में यूज़ होते हैं, क्योंकि सिस्टीन एक एमाइनो एसिड है, और अल्कलाइन यूरिन में वो आयनाइज्ड हो जाएगा, वाटर सोल्यूबल बन जाएगा, तो बॉडी में से बाहर चला जाएगा। तो ये कहानी है यूरिन का। अब आगे चलते हैं। मैंने बताया था आपको कि ये जो ड्रग्स हैं कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, ये क्या करते हैं, ये ब्लॉक करते हैं किसके एक्सक्रीशन को, एमोनिया के एक्सक्रीशन को। और क्योंकि एमोनिया के एक्सक्रीशन को ब्लॉक करेंगे तो हमें एक साइड इफेक्ट मिलेगा, और वो साइड इफेक्ट क्या है, हाइपर एमोनीमिया। हाइपर एमोनीमिया, क्योंकि ये हाइपर एमोनीमिया करेंगे या एमोनिया को बढ़ाएंगे तो उससे हमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन समझने को मिलता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, लिवर के सिरोसिस में। तो दोस्तों इस बात को आप समझो कि किसी पेशेंट को अगर लिवर का सिरोसिस है तो वहाँ पर मैं क्यों मैं कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स को नहीं दूंगा, बिकॉज ये किसको बढ़ा सकते हैं, दे कैन इंक्रीज रिस्क ऑफ हिपैटिक एनकेफलोपैथी, राइट। तो इसमें होता क्या है, लिवर सिरोसिस में एमोनिया पहले से ही बढ़ा रहता है, और एमोनिया ब्रेन के लिए टॉक्सिक है। ये दे दिया आपने, ये एमोनिया को और बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, टॉक्सिक एनकेफलोपैथी होगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, कौन सा डायूरेटिक हम लिवर सिरोसिस में नहीं देते। आंसर क्या होगा, एसेटाजोलामाइड, जो ड्रग मैंने डिस्कस करा था थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो, कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। एसेटाजोलामाइड को आप कभी भी एक ऐसा पेशेंट में नहीं देंगे जिसको लिवर का सिरोसिस होगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको और क्या बताया था एमोनिया के बाद। अब बात करते हैं कि ये और क्या करते हैं, दे इंक्रीज पोटाशियम एक्सक्रीशन। ये बताया था मैंने आपको, ये पोटाशियम का एक्सक्रीशन को बढ़ाएंगे, और पोटाशियम का एक्सक्रीशन बढ़ेगा तो साइड इफेक्ट क्या होगा, हाइपोकैलेमिया होगा। और दोस्तों हाइपोकैलेमिया का नर्सिंग इम्प्लीकेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पेशेंट को आपको बताना है सिम्टम्स क्या होता है हाइपोकैलेमिया में, राइट। दर्द होगा, मसल होगा, वीकनेस होगा, तो ये बताना है आपको पेशेंट को। तो ये मैंने पहले ही बताया आपको। नंबर 6, इसके अलावा और कुछ इफेक्ट्स हैं इनके, जैसे कि ये क्या करते हैं, दे इंक्रीज रिलीज ऑफ इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर।
तो आपके बॉडी में ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को बढ़ाएंगे। देखो कैसे, थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा आपको। अब सेल के अंदर देखो, यहाँ पे सेल के अंदर जब मैं कार्बनिक एनहाइड्रेस को ब्लॉक कर दूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलेंगे नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाता है। किसकी वजह से होता है, CO2 के बढ़ने की वजह से। और क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ते हैं भाई, आपके ब्रेन में इनहिबिशन होगा तो ब्रेन एक्टिव ज़्यादा नहीं रहेगा, तो आपको क्या होगा, नींद आएगा। मतलब साइड इफेक्ट क्या है, सोमनोलेंस। इनको देने से नींद आती है, सोमनोलेंस, राइट। और इसका यूज़ कहाँ पे होगा, हम एंटी एपिलेप्टिक की तरह यूज़ कर सकते हैं। एंटी एपिलेप्टिक की तरह किसको यूज़ कर सकते हैं, एस्टाजोलामाइड। तो देखो यहाँ पे एक ही ड्रग है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एस्टाजोलामाइड, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो एंटी एपिलेप्टिक की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, ये क्या करता है, कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, ये एक्वस प्रोडक्शन को कम करते हैं। और एक्वस का प्रोडक्शन अगर कम होगा तो इंट्रा ओकुलर प्रेशर कम हो जाएगा। एक्वस प्रोडक्शन कम होगा तो आंखों में जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो आप खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालो, सोचो कहाँ यूज़ होगा भाई। कौन सी बीमारी में IOP बढ़ा हुआ रहता है, इंट्रा ओकुलर प्रेशर, उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, ग्लाउकोमा कहते हैं। तो ग्लाउकोमा में हम एक ड्रग जो यूज़ कर सकते हैं वो एस्टाजोलामाइड है। और एस्टाजोलामाइड को आप ओरल या इंट्राविनस रूट से दे सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट कंजस्टिव ग्लाउकोमा। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, अक्यूट कंजस्टिव ग्लाउकोमा, जहाँ पे एकदम से आंखों में दर्द शुरू होता है और उस इमरजेंसी में आप तुरंत पेशेंट को इमरजेंसी में ओरल या इंट्राविनस एस्टाजोलामाइड दे सकते हैं। हालांकि कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स में 2 और ड्रग्स हैं, ब्रिंजोलोमाइड और डोरजोलोमाइड। और ये जो 2 ड्रग्स हैं दोस्तों, इनको आई ड्रॉप के तौर पे दिया जाता है, आई ड्रॉप। और इनको यूज़ किया जाता है, इनको इमरजेंसी में यूज़ किया नहीं जाता, इनको हम यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लाउकोमा। तो लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा। तो ये जो पिछला वाला देखा हमने, एक्वस प्रोडक्शन कम होगा तो ग्लाउकोमा में यूज़ होंगे। तो इन पे आपको आने वाले समय में सवाल पूछा जा सकता है, कहाँ यूज़ होते हैं, कौन से रूट से यूज़ होते हैं। नंबर 8, कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स ये CSF प्रोडक्शन को कम करेंगे, राइट, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के प्रोडक्शन को कम करेंगे और उसकी वजह से ये सेरिब्रल एडिमा को कम कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ विच दे कैन डिक्रीज सेरिब्रल एडिमा। अब दोस्तों इस बात को समझो, जब सेरिब्रल एडिमा कम होगा तो उसकी वजह से ये कहाँ कामयाब हैं, कहाँ हमें हेल्प करेंगे। कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स दे आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ acute माउंटेन सिकनेस। तो देखो माउंटेन सिकनेस का मतलब क्या होता है, जब चढ़ाई पे जाते हैं आप तो उसकी वजह से नौसिया, वॉमिटिंग होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। तो ये जो दिक्कतें होती हैं ये किसकी वजह से होता है, सेरिब्रल एडिमा की वजह से होता है, कई बार पल्मोनरी एडिमा भी होता है। और उसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स है और इसके लिए हम यूज़ करते हैं ओरल एस्टाजोलामाइड। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है। प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन, एक चीज़ आप ध्यान में रखना, फार्मा में जहाँ ड्रग ऑफ चॉइस आ गया मतलब ऑटोमेटिकली वो MCQ पॉइंट है। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपके कॉपी के पीछे एक अलग से पेज बनाइए और वहाँ पे जितने भी ड्रग ऑफ चॉइस में पढ़ाते जाऊँगा उसको अलग से लिखते जाइए, ताकि आप कभी भी उसको उठा करके आराम से रिवाइज कर सकते हैं। आखिर में अब आते हैं कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स के बारे में। एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो भी कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स हैं, कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स में जो भी ड्रग्स हैं ये असल में सल्फोनेमाइड डेरिवेटिव्स हैं। बिकॉज आपने नाम देखा एस्टाजोलामाइड, तो जो क्लू है वो क्या है, एमाइड। ब्रिंजोलामाइड, डोरजोलामाइड, तो ये जो एमाइड है ये क्या कहता है कि ये सल्फोनेमाइड डेरिवेटिव है। और केवल इनमें ही नहीं, किसी भी ड्रग में अगर सल्फोनेमाइड डेरिवेटिव होगा तो उनके साथ एक कॉमन साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि बोन मैरो सप्रेशन, रैश। तो ये जो साइड इफेक्ट्स है, बोन मैरो सप्रेशन, रैश, ये किसकी वजह से होता है, इनके पास एक सल्फोनेमाइड ग्रुप होता है। तो कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स ये साइड इफेक्ट भी कर सकते हैं और ये भी प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपने देखा कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स में हमने क्या किया, पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कैसे वो फिजियोलॉजी को ऑल्टर करते हैं, उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट आता है, और फिर उस इफेक्ट से हमने निकाल लिया कि क्या यूज़ है, क्या साइड इफेक्ट है और क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है।